गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 11 जनवरी 2022 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होगा। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पे लाइक कर दें। आज मैं आप लोग के लिए एक स्पेशल सेशन लेकर आ रहा हूँ। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, आपने वीडियो देख भी लिया होगा कि यूपीएससी जीएस पेपर 3 का पेपर एनालिसिस मैंने किया था। तो यूपीएससी जीएस पेपर 3 का पेपर एनालिसिस किया था और साथ ही साथ मैंने बताया था उसमें कि किस तरह से दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण उसमें इम्पॉर्टेंट होता है। दैनिक जागरण के जो राष्ट्रीय संस्करण है, लगभग 20 क्वेश्चन में 18 क्वेश्चन कहीं ना कहीं इससे संबंधित रहे हैं, हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया है। आज मैं आपके लिए जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 1 दोनों का एनालिसिस करूंगा और वहां मैं बताऊंगा कि दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण किस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जीएस पेपर 2 की बात की जाए तो जीएस पेपर 2 में पॉलिटी है और आईआर का बेसिकली पार्ट है, इंटरनेशनल रिलेशन है। तो जीएस पेपर 2 आपको डायनामिक पोर्शन है, ये पेपर से रिलेटेड होना लाजमी है। लेकिन जीएस पेपर 1 यूपीएससी क्या किया है कि पिछले 4-5 वर्ष से जीएस पेपर 1 जो कि पूरी तरह से स्टैटिक है, क्योंकि हिस्ट्री इसमें आता है, ज्योग्राफी आता है और सोसाइटी आता है। अब हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी नॉर्मली पूरी तरह से ट्रेडिशनल ही होते हैं। हिस्ट्री में क्या चेंज होगा भाई? तो उसी तरह से हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी वाला पार्ट भी करंट से कहीं ना कहीं कोरिलेट करके पूछता है। तो इसलिए पेपर का इंपॉर्टेंस, दैनिक जागरण का इंपॉर्टेंस अब ना सिर्फ जीएस पेपर 3 में है बल्कि जीएस पेपर 2 में भी है और जीएस पेपर 1 में भी है। तो मैं डिटेल से डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो ला करके। चलिए, वीडियो देखना शुरू किया तो आप लोग पॉज करके इस क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। वीडियो के आखिर में इस पर डिस्कस कर दूंगा। क्वेश्चन है कि कीरू पनबिजली परियोजना जो कि एक रन फॉर रिवर परियोजना। अब रन ऑफ रिवर परियोजना क्या होता है इसका भी डिस्कस मैं लास्ट में कर दूंगा। ये किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन ए है किशनगंगा नदी, ऑप्शन बी झेलम नदी, ऑप्शन सी चिनाब नदी या ऑप्शन डी सतलज नदी। पीएम की सुरक्षा में चूक की जांच करवाएगा सुप्रीम कोर्ट। पीएम की जिस तरह से सुरक्षा में चूक हुई है पंजाब में, उसको लेकर के देश भर में चर्चा चल रहा है और चलना भी चाहिए, क्योंकि हमारे देश के पहले 2 प्रधानमंत्री हुए हैं जिसकी मृत्यु हुई है सुरक्षा चूक को लेकर के। इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी दोनों की कहीं न कहीं मृत्यु हुई है सुरक्षा चूक को लेकर के। तो इसलिए पीएम, और इम्पॉर्टेंट क्यों था कि जिस लोकेशन पर वो थे वो महज 20 से 25 किलोमीटर वो पाकिस्तान से दूर था, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। अब इसको लेकर के एक समिति सर्वोच्च न्यायालय भी बनाएगी, इसको लेकर के गृह मंत्रालय भी एक समिति बनाई है, इसको लेकर के पंजाब सरकार भी समिति बनाई है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी इसको लेकर के एक समिति बनाएगी जो कि जांच करेगी कि आखिर सुरक्षा चूक कैसे हुई है। सवाल ये होता है कि जो रोड है, मान लीजिए इस रोड से प्राइम मिनिस्टर मोदी का काफिला गुजरने वाला है, तो इस रोड पे प्राइम मिनिस्टर के गुजरने से कुछ देर पहले भीड़ कैसे एकत्रित हो गया उस जगह पे? तो ये तो सवाल उत्पन्न होता है ना। क्या वहाँ पे अगर 2 दिन से पहले, 3 दिन पहले से अगर वहाँ पे भीड़ है या वहाँ पे आंदोलन चल रहा है तो अच्छी बात है, कोई इशू नहीं है। लेकिन जिस दिन प्राइम मिनिस्टर मोदी का काफिला जा रहा है उसी दिन वहाँ पे भीड़ कैसे एकत्रित हो गया? तो आखिर इसकी सूचना किसने दिया है किसानों को? तो ये सब क्वेश्चन एराइज होता है। निश्चित तौर पर इसका जवाब देश को जानने की आवश्यकता है और इसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी समिति बनाई है। दो यहाँ पे न्यूज़ है फर्स्ट पेज पे जो इम्पोर्टेंट है। एक तो ये न्यूज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है और एक यह न्यूज़ इम्पोर्टेंट है। इस न्यूज़ का बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ अधिक इंपॉर्टेंट नहीं है। बैकग्राउंड क्या है? इंडिया चाइना रिलेशन। इंडिया चाइना रिलेशन पे सेपरेट वीडियो मैंने बना दिया था, आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। इस तरह से वार्ता लगातार चलती है, भारत और चीन के सैनिकों के बीच में लगातार वार्ता चलती है कि गलवान गतिरोध को समाप्त किया जाए, लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा। जब सॉल्यूशन निकलेगा तब जाकर के वो न्यूज़ इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन फिलहाल बैकग्राउंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इंडिया चाइना रिलेशन में क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट है, उसका क्या नेगेटिव एस्पेक्ट है, कहाँ दोनों देश एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, कहाँ दोनों देश एक दूसरे के साथ विरोध में काम कर रहे हैं, क्या उसका ऐतिहासिक संबंध है। एवरीथिंग हमने डिस्कस किया है एक सेपरेट वीडियो बना करके, आपको वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएगा। ये न्यूज़ को लेकर के नीचे में न्यूज़ दिया हुआ है, लेकिन मैं यहीं पे आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ विद्यांजलि योजना के बारे में। विद्यांजलि योजना की बेसिकली शुरुआत 2017 में हुई थी।
विद्यांजलि का मतलब होता है विद्या की अंजलि करना, विद्या का देना एक तरह से। विद्यांजलि योजना उस अभिनव योजनाओं में से एक है जो सरकारी स्कूल में स्वयं सेवी शिक्षकों की पेशकश करने और साक्षरता में सुधार करने की ध्यान केंद्रित करता है। बेसिकली यह है कि आप मान लेते हैं कि एक टीचर बनना चाहते हैं, आपके पास योग्यता, आपको लगता है कि हम स्कूल में जाकर के पढ़ा सकते हैं, आप गांव के स्कूल में जाकर के पढ़ा सकते हैं, विद्यांजलि दे सकते हैं, मतलब उस स्कूल में जाकर के आप पढ़ा सकते हैं विद्यांजलि योजना के तहत, अगर आप योग्य हैं तो, राइट। तो इसी को विद्यांजलि योजना कहा गया। इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं दिया जाएगा, तो एक तरह से कहीं ना कहीं ये विद्या की आप अंजलि कर रहे हैं, इसके लिए आपको पैसा नहीं दिया जाएगा, पे नहीं किया जाएगा, लेकिन आप चाहते हैं तो जाकर के पढ़ा सकते हैं। तो देश के विभिन्न साइंटिस्ट वगैरह जो होते हैं, या विभिन्न IAS ऑफिसर हो गया, या रिटायर्ड जो अधिकारी वगैरह होते हैं, वो लोग जाकर के विद्यांजलि योजना के माध्यम से स्कूल या कॉलेज में जाकर के पढ़ा सकते हैं। और इसके लिए हाल फिलहाल विद्यांजलि 2.0 पोर्टल भी शुरू किया गया था। छब्बीस से पहले 75 स्थानों पर लगेंगे 100 फीट ऊंचे तिरंगा। दिल्ली में बेसिकली ये सब लगता है। और दिल्ली अगर आप जाएंगे भी तो राजीव पार्क जो है दिल्ली का, जो सेंट्रल पार्क है कनॉट प्लेस में, वहाँ पे आप देखेंगे बहुत बड़ा तिरंगा वहाँ पे लहराया गया। तो दिल्ली में 26 से पहले यानी 26 जनवरी से पहले 75 स्थानों पे 100 फीट ऊंचा तिरंगा लगेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्वावलंबन से तेजी, पहियों पे रफ्तार बढ़ेगी भारतीय ट्रेन। मैंने 2 दिन देखा हूँ कि इस पर क्वेश्चन आया, मतलब 2 दिन मैंने देखा है कि इस पर न्यूज़ आया। और ये न्यूज़ बेसिकली संबंधित है रायबरेली से। रायबरेली में पहिया कारखाना है, रेलवे का जो पहिया होता है बेसिकली रायबरेली में निर्माण होता है, वही फैक्ट्री है। अब उस फैक्ट्री में क्या होता है कि अब जो भारत की नई नई जो गाड़ी है, जैसे तेजस गाड़ी नई गाड़ी है, उसी तरह से वंदे भारत ट्रेन जो नई ट्रेन है, इसकी भी जो पहिया है उसका निर्माण भी रायबरेली में हो पाएगा। तो देश जो है बेसिकली पहिया के क्षेत्र में, रेलवे का जो पहिया होता है, रेलगाड़ी का जो पहिया होता है, उसके क्षेत्र में देश आत्मनिर्भर होगा। और ना सिर्फ आत्मनिर्भर होगा बल्कि हम निर्यात करके करोड़ों रुपया कमा भी सकते हैं। तो इसको लेकर के देश लगातार काम हो रहा। इम्पॉर्टेंट क्यों है? इम्पॉर्टेंट ये है कि अभी तक इसका मैनुअल काम होता था, पहिया जो होता था बेसिकली मैनुअल बनता था। अब पहिया का जो निर्माण हो रहा है वो मशीन के माध्यम से हो रहा है, पूरी तरह से मशीन के माध्यम से हो रहा है। विद्यांजलि योजना के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया है। और ये इंपॉर्टेंट है, इसका मैं डिस्कस कर देता हूँ। इस टॉपिक में मैंने कई बार सोचा है कि मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँ, मैं बना नहीं पाया हूँ अभी तक, जबकि ये ऐसा टॉपिक है कि आने वाले 5 वर्ष के बाद भी ये टॉपिक चर्चा में रहेगा। और ये टॉपिक जुड़ा हुआ बेसिकली CAA को लेकर के। सबसे पहले न्यूज़ हम समझते हैं कि न्यूज़ क्या है। न्यूज़ ये है कि एक व्यक्ति जो 30 दिसंबर 1964 में इंडिया आ चुका था, 30 सितंबर 1964 में वो इंडिया आ चुका था। अब हमारे पास ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि नागरिकता कानून 1955 के तहत कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि जो 1964 में भारत आ जाएगा वो भारत का नागरिक होगा। ये नागरिकता कानून 1955 में प्रोविज़न नहीं किया गया। तो ऐसे कंडीशन में गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने कहा कि एक काम कीजिए, आप चूँकि 1964 में इंडिया आ चुके हैं, मतलब वो व्यक्ति का 50 वर्ष से अधिक इंडिया में हो चुका है। तो ऐसे कंडीशन में कहा कि आप एक काम कीजिए, आप CAA के तहत ही आप आवेदन कीजिए कि आप जो है भारत में आ चुके हैं 1964 में, आप आवेदन कीजिए CAA की तरफ ताकि आपको नागरिकता मिल जाए। अब CAA क्या है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या है, इसके बारे में मैं डिटेल से डिस्कस करूँगा। और आखिर किस एक्ट में प्रोविज़न है कि आप 1964 में आए हैं, तो कहाँ पे बेसिकली आप आवेदन करना चाहिए आपको। देखिए हमारे पास जो एक समझौता है, उस समझौता का नाम सबसे पहले मैं दिखाता हूँ। असम समझौता। असम समझौता 1985 में हुआ था। 1985 में भारत सरकार और असम के जो छात्र संघ है उसके बीच में हुआ था। और असम एकॉर्ड में कहा गया था कि 24 मार्च 1971, ये दिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और ये दिन इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसी दिन आपको याद होगा कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गए थे बंगाल की यात्रा के दौरान, बांग्लादेश गए थे 24 मार्च 2021 को, क्योंकि इस दिन का लगभग 50 वर्ष कंप्लीट हुआ था 2021 में। और उसी को लेकर के हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर गए थे बांग्लादेश। तो ये दिन इम्पॉर्टेंट क्यों है?
क्योंकि इसी दिन बंगाल में आंदोलन शुरू हुआ था। और बंगाल में, सॉरी बांग्लादेश की मैं बात कर रहा हूँ, या उस समय की मैं बात करूँ तो उस समय में पूर्वी पाकिस्तान था। तो पूर्वी पाकिस्तान में इसी दिन आंदोलन शुरू हुआ था। 24 मार्च 1971 को आंदोलन शुरू हुआ था। ऐसे कंडीशन में बहुत सारे लोग जो है भाग करके इंडिया आ रहे थे। तो एक कैप लगाया गया, और एक कैप ये था कि 24 मार्च 1971 तक आप भारत आ चुके हैं तो आपको भारत की नागरिकता मिलेगी। ये कहा गया था असम समझौता में, असम एकॉर्ड में ये बात रखी गई थी। चलिए अब मैं लौटता हूँ आपको CAA पे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में आया, और ये जो है बेसिकली सिटीजनशिप एक्ट 1955 में संशोधन करता है। अब इसमें क्या बेसिकली प्रोविज़न है? इसमें भी प्रोविज़न है, और कट ऑफ डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसका। कट ऑफ डेट ये है कि जो 31 दिसंबर 2014, 31 दिसंबर 2014, ये कट ऑफ डेट। कट ऑफ डेट का मतलब क्या हुआ? कट ऑफ डेट का मतलब ये हुआ कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो भी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई 31 दिसंबर 2014 से पहले आया है, उसे नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नागरिकता दिया जाएगा। बस इतना है। यानी अगर आप पूछिएगा कि कोई हिंदू है, मान लेते हैं 2019 में वो बांग्लादेश से भारत आ चुका है या पाकिस्तान से भारत आ चुका है, क्या उसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत नागरिकता दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं। देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के देश भर में आंदोलन चल रहा था, और सर्वोच्च न्यायालय ने एक बात कही, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात कही थी सर्वोच्च न्यायालय ने, कि 95% लोग जो आंदोलन कर रहे थे, चाहे वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के समर्थन में आंदोलन कर रहे हैं, चाहे उसके विरोध में आंदोलन कर रहे हैं, 95% लोगों को एग्जैक्ट प्रोविज़न के बारे में पता नहीं था। तो एग्जैक्ट प्रोविज़न यही है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो लोग भारत आ चुके थे, चाहे वो हिंदू हो, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई हो, उसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2021 के तहत 19 के तहत नागरिकता मिल सकती है। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि क्या पाकिस्तान से आने वाले मुस्लिम को भारत नागरिकता नहीं देगा? क्या अफगानिस्तान से अभी कई सारे मुस्लिम इंडिया आ चुके हैं, जो अफगानिस्तान में जो जिस तरह से तालिबान कब्जा किया है, उसके बाद कई सारे मुस्लिम इंडिया आ चुके हैं, क्या उसे नागरिकता नहीं देगा भारत? या बांग्लादेश से आने वाले मुस्लिमों को नागरिकता नहीं देगा? ओके, बेसिकली हमारे पास जो है धर्म के आधार पे हम नागरिकता को लेकर के कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। भारत सरकार धर्म को लेकर के नागरिकता में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है। हाँ, थोड़ा सा प्रोविज़न 2019 में चेंज किया गया, हल्का सा किया गया, लेकिन बहुत विशेष नहीं किया गया। अब ये जो प्रश्न उठता है कि क्या हम पाकिस्तान से आने वाले या अफगानिस्तान से आने वाले, बांग्लादेश से आने वाले मुस्लिमों को नागरिकता नहीं देते हैं? बिल्कुल देते हैं। हम किसी भी व्यक्ति, धर्म, जाति के आधार पे कोई भेदभाव नहीं करता। भारत सरकार नागरिकता सबको देता है, और हमारे पास पहले से प्रोविज़न है। 1955 में प्रोविज़न है। 1955 में क्या प्रोविज़न है? 1955 में ये प्रोविज़न है कि आप 11 वर्ष भारत में रह चुके हैं, और पिछले 1 वर्ष से लगातार भारत में रह चुके हैं, यानी 12 वर्ष से आप भारत में रह रहे हैं, तो आपको नागरिकता के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास उदाहरण है अदनाम सामी, पाकिस्तान का है, भारत में रह चुका है और भारत की नागरिकता मिल चुका है, अब वो भारत के नागरिक हैं। अब सवाल ये होता है कि इसमें क्या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में क्या प्रोविज़न किया गया था? तो इसमें प्रोविज़न ये किया गया कि 5 वर्ष आप पहले रह चुके हैं भारत में, और पिछले 1 वर्ष से आप भारत में रह रहे हैं, यानी 6 वर्ष आप भारत में रह चुके हैं, तो आपको नागरिकता मिल जाएगा। तो जहाँ पे नागरिकता अधिनियम 1955 जो सबके लिए है, उसमें प्रोविज़न ये किया गया है कि 12 वर्ष आप भारत में रहिएगा तब आपको नागरिकता मिलेगा। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में बेसिकली प्रोविज़न ये किया गया कि आप 6 वर्ष इंडिया में रहिए तो भी आप नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और 6 वर्ष आपका शुरू होगा बेसिकली कब से? वो शुरू होगा 31 दिसंबर 2014 से पहले आप आ चुके हैं, तभी जाकर के सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस डेट के बाद आते हैं, 2015 में आते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपको 11+1 का कॉन्सेप्ट शुरुआत मानना होगा, यानी आप 12 वर्ष इंडिया में रहिएगा तब जाकर के आप नागरिकता अप्लाई कीजिएगा, राइट। तो बेसिक अंतर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिक अंतर हमारे पास यही है। और ये कट ऑफ डेट देखिए, ये जो कट ऑफ डेट है 2014 के लास्ट का, अब इससे 6 वर्ष आप जोड़िए, 2014 के लास्ट का प्लस 6 वर्ष, यानी 2020 तक जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बेसिकली लागू हुआ 2020 में,
तो इसी के लिए कट ऑफ डेट मेजर किया गया था 31 दिसंबर 2014। 31 दिसंबर 2014 से अगर 6 वर्ष जोड़िएगा 2020 में, यानी 2020 से वो लोग जो 2014 से पहले आ चुके हैं वो नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते थे। अच्छा, ये मुस्लिम को छोड़ करके अन्य को नागरिकता क्यों दिया गया? तो सरकार का बेसिक तर्क क्या? तो सरकार का बेसिक तर्क यह है कि ये जो तीनों देश है, चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान हो, ये जो तीनों देश हैं यहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी में है। अगर यहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी में है तो धर्म के आधार पर मुस्लिमों के साथ उत्पीड़न नहीं हो सकता। हालांकि ये पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि अगर आप जाएंगे पाकिस्तान में जाएंगे तो सियाओं को वो लोग सिया के मस्जिद को तोड़ा जाता है। पाकिस्तान में जाएंगे तो अहमदिया के साथ भी उत्पीड़न होता है। अहमदिया जबकि मुस्लिम है लेकिन उसको वो लोग मुस्लिम मानते ही नहीं है। जो भी हो, भारत सरकार का तर्क यह है कि ये जो देश है मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है, और मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है तो ऐसे कंडीशन में मुस्लिम पे ये लोग धार्मिक आधार पर मुस्लिम के साथ उत्पीड़न नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो अदर ये 6 धर्म हैं, जिसमें हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी और ईसाई हो गया, इनके साथ जो है धर्म के आधार पर उत्पीड़न हो रहा है। तो इसलिए हम इसे नागरिकता देंगे, क्योंकि धार्मिक आधार पर उत्पीड़न हो रहा है, धार्मिक आधार पर ये अल्पसंख्यक है उस देश में, इसलिए हम इसे नागरिकता देंगे। मुस्लिम को हम इसमें इंक्लूड इसलिए नहीं किए क्योंकि मुस्लिम जो है वहाँ पे मेजोरिटी में है, तो इसलिए धर्म के आधार पे उनके साथ उत्पीड़न नहीं हो सकता। लेकिन मुस्लिम हो या कोई भी कास्ट हो या कोई भी धर्म हो, सभी लोग भारत में नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको एक ही बात माननी होगी कि 11+1 का कॉन्सेप्ट मानना होगा। 11 वर्ष भारत में पहले आप रह चुके हैं और पिछले 1 वर्ष भारत में लगातार रह रहे हैं, आपको नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको नागरिकता मिलेगी। सैन्य आधुनिकीकरण और नई चुनौतियों के लिए चाहिए जायजा बजट। देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट जो मुझे आपके साथ चर्चा डिस्कस करना है। वैसे तो रक्षा सेक्टर को लेकर के हम लोग कई बार डिस्कस किए हैं। हमने आपके साथ डिस्कस किया है सिपरी का रिपोर्ट, जिस सिपरी के रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पहली बार भारत वर्ष 2021 में 25 सबसे अधिक रक्षा का निर्यात करने वाले देश में शामिल हुआ। तो हम ना सिर्फ अब आयातक हैं, विश्व का सेकेंड सबसे बड़ा हम आयातर हैं, इंपोर्टर हैं, बल्कि विश्व में टॉप 25 में भी एक्सपोर्टर में भी हम आते हैं। हम रक्षा का उत्पाद का निर्यात करना शुरू कर दिए हैं। मुझे आपके साथ जो डिस्कस करना है इस न्यूज़ में कि भारत में रक्षा क्षेत्र की चुनौती क्या है, और ये बेसिकली बजट को लेकर के ये आर्टिकल आया हुआ कि बजट में सरकार इसके लिए कुछ प्रोविज़न करे। चुनौती ये है कि एक तो रक्षा जो बजट था हमारा 2020-21 का, पिछले वर्ष का, सॉरी 20-21 का रक्षा बजट जो था, एक सेकंड मैं चेक कर लूँ, यस सॉरी 21-22 का, यहाँ पे देखिए 21-22 दिया हुआ। तो रक्षा बजट जो 2021-22 का था, आप लोग लिख लीजिएगा 21-22 का, वो बेसिकली 4.78 करोड़ रुपए था। अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये होता है कि ये जो बजट है हमारा 4.78 करोड़ रुपए का रक्षा बजट, उसका 54% हिस्सा पेंशन पे जाता है। इसका 54% हिस्सा हम पेंशन पे खर्च करते हैं। आप सोच कर देखिए, लगभग 5 लाख करोड़ का हमारा रक्षा बजट है, उसमें 54% हिस्सा तो हम पेंशन में ही खर्च कर देते हैं। तो हम रक्षा के आयात के लिए या नया नया इंस्ट्रूमेंट हमें आयात करना, नया नया टेक्नोलॉजी हमें आयात करना, तो उसके लिए कितना हम खर्च करते हैं? 46% से भी कम उसके लिए हम खर्च करते हैं। तो एक तो ये चुनौती हमारे पास। दूसरा चुनौती ये है, दूसरी चुनौती हमारे लिए ये है कि हमारे जो रक्षा बजट है वो हमारे टोटल जीडीपी का 2.4% है। अब 2.4% हमारी टोटल जीडीपी का, जबकि एक समिति बनी थी रक्षा संबंधित संसदीय समिति 2018 में ही कहा है कि रक्षा बजट मिनिमम 3% होना चाहिए जीडीपी का। हम कितना रखे हुए हैं? 2.4%। तो इसको लेकर के क्या बजट 2022-23 में कुछ समाधान सरकार निकाले कि यही प्रश्न यहाँ पूछा गया, और यही चुनौती वर्तमान में हमारे पास है भी। क्योंकि अब सोच के देखिए, जो रक्षा बजट हमारे पास लगभग 5 लाख करोड़ का है, उसमें 54% पैसा तो हम पेंशन पे ही खर्च कर देते हैं, सैलरी पे ही खर्च कर देते हैं। तो आखिर हम रक्षा सेक्टर में अपने आप को आत्मनिर्भर कैसे बनाएंगे? आखिर हम चीज़ों का निर्यात कैसे शुरू करेंगे? आखिर चीज़ों को बनाना हम कैसे शुरू करेंगे? तो आवश्यकता इस बात की है कि रक्षा बजट को बढ़ाया जाए।
दूसरी तिमाही में 9 सेक्टर में 3.10 करोड़ का रोजगार सृजन हुआ है। इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। और महिलाओं की हिस्सेदारी जो है बढ़ी है रोजगार में, वो 32.1% हुई है। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। स्टार्टअप की बदौलत सभी को स्वास्थ्य सेवाएं संभव। तो स्टार्टअप योजना किस तरह से स्वास्थ्य सेवा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, उसी को लेकर के चर्चा किया गया है। और चर्चा कहाँ किया गया है वो मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ। तो बेसिकली हमारे देश के जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने 10 जनवरी 2022 को यानी कल के दिन स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का उद्घाटन किया। और इन्होंने कहा, हमारे देश के वाणिज्य मंत्री ने कहा कि स्टार्टअप के लिए इन्होंने बेसिकली 5 मंत्र दिए। स्टार्टअप को किस तरह से विकसित करना, इसके लिए 5 मंत्र दिए हैं। एक तो साझा करना, शेयर्ड करना, दूसरा हो गया खोज करना, रिसर्च करना, तीसरा हो गया पोषण, चौथा हो गया सेवा प्रदान करना, और पांचवा हो गया सशक्तिकरण। ये 5 इन्होंने मंत्र बताए हैं जिसके कारण स्टार्टअप सेक्टर को हम विकसित कर सकते हैं या स्टार्टअप सेक्टर को हम आगे बढ़ा सकते हैं। अगर कोई स्टार्टअप कंपनी होती है तो सरकार उसको पेटेंट के लिए जो आपका फी होता है, उस फी में सरकार आपको रिबेट देती है, और कई अन्य सारी सेवाएं सरकार आपको देती है, और कई अन्य जगह सरकार जो है टैक्सेशन में आपको छूट देती है। तो इसलिए स्टार्टअप का काफ़ी लाभ भी है। 2018 से 21 तक 6 लाख नौकरी जो है स्टार्टअप योजना के तहत दिया गया है। स्टार्टअप के माध्यम से 6 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है 18 से 21 तक। अच्छी बात है। अब सवाल ये होता है कि स्टार्टअप इंडिया बेसिकली है क्या और कब आया था। स्टार्टअप इंडिया बेसिकली कॉमर्स मिनिस्ट्री का एक विंग है, जिसे बोला जाता है DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। DPIIT के द्वारा इसको शुरुआत किया गया था स्टार्टअप योजना का, जो बेसिकली 16 जनवरी 2016 को शुरुआत किया गया था। और अभी 10 से लेकर के 16 जनवरी तक जो है स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक चलेगा। राइट, क्यों चलेगा 10 से 16 के बीच में? क्योंकि 16 जनवरी को ही बेसिकली स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत किया गया था 2016 में। स्टार्टअप किस कंपनी को कहा जाएगा? सबसे इंपॉर्टेंट, पहले क्या था कि स्टार्टअप उस कंपनी को कहा जाता था जिस कंपनी का टर्नओवर 25 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए था। एक तो ये कॉन्सेप्ट था, 2 कंडीशन था। एक तो आपका टर्नओवर 25 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए, दूसरा आपकी कंपनी 7 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। दोनों ही कंडीशन फुलफिल करते तब आपको स्टार्टअप कहा जाता। अब ये कर दिया गया है कि आपकी जो कंपनी है वो 100 करोड़ रुपए से अधिक आपका टर्नओवर नहीं होना चाहिए। आपकी कंपनी को स्टार्टअप तभी कहा जाएगा जब आपकी कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ से अधिक नहीं होगा, और साथ ही साथ आपकी कंपनी 10 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होगी। ये दोनों कंडीशन आप फुलफिल कीजिएगा तभी जाकर के आपकी कंपनी को स्टार्टअप कंपनी कहा जाएगा। ये अब प्रोविजन कर दिया गया। FTA पे वार्ता शुरू करने आ रहे हैं दिल्ली में ब्रिटेन के विदेश मंत्री। देखिए, ब्रिटेन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों वर्तमान में, और इम्पॉर्टेंट इतना है कि 2021 में PM मोदी और PM बोरिस जॉनसन की जो है मीटिंग हुई थी। हालांकि ये मीटिंग होने वाली थी, फिजिकल मीटिंग होने वाली थी, लेकिन ये फिजिकल मीटिंग हुई नहीं कोरोना के कारण, लेकिन वर्चुअल मीटिंग हुई, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। ब्रेग्जिट शब्द जो हुआ है, ब्रेग्जिट मतलब होता है कि ब्रिटिश जो है यूरोपीय यूनियन से अलग हो गया। ब्रिटिश यानी ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से अलग हो गया, इसलिए ब्रेग्जिट इसे कहा गया। ब्रेग्जिट होने के बाद भारत के लिए भी 2 चुनौतियाँ। एक तो ये चुनौती है कि यूरोपीय यूनियन के लिए पहले हम जो पॉलिसी रखते थे वही पॉलिसी कहेंगे ब्रिटेन के लिए भी हम काम कर जाता था, क्योंकि ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन का पार्ट था। तो हमारे लिए पॉलिसी ये है, हमारे लिए चुनौती ये है कि हम यूरोपीय यूनियन के अलग पॉलिसी बनाएं और साथ ही साथ ब्रिटेन के लिए अलग पॉलिसी बनाएं। राइट, हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती अभी वर्तमान में यही है कि यूरोपीय यूनियन के साथ हमको अलग डील करना, अब ब्रिटेन के साथ अलग डील करना है। और उसी के संबंध में PM मोदी और PM बोरिस जॉनसन की मुलाकात हुई थी, मीटिंग हुई थी ऑनलाइन। तो दोनों के बीच में 10 वर्षों के लिए रोड मैप तय किया गया था। रोजगार देने के अवसर को लेकर के दोनों बातचीत किए थे, पर्यावरण को लेकर के बातचीत किए थे, आतंकवाद को लेकर के बातचीत किए थे, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के बातचीत हुई थी। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के बातचीत हुई थी PM मोदी और PM बोरिस जॉनसन के बीच में, और उसी को लेकर के PM के जो विदेश मंत्री हैं, व्यापार मंत्री, PM के जो
ब्रिटेन के जो व्यापार मंत्री है वो इंडिया आ रहे हैं जनवरी 2022 में। आगामी कुछ दिन वो इंडिया आएंगे और इंडिया से बातचीत करेंगे कि किस तरह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को दोनों देश आपस में बातचीत करके आगे बढ़ाएं। इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। हालांकि इनका एडिटोरियल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन मुझे पढ़ के बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आया, इसलिए आप लोग खुद इसे पढ़ लीजिएगा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मुझे मज़ा आया इसको पढ़ के। जीडीपी वृद्धि के अनुमान और आर्थिक चुनौतियाँ। देखिए हुआ क्या है कुछ दिन पहले कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने एक डाटा जारी किया और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने कहा कि जो है देश की जो जीडीपी ग्रोथ होगी 21-22 में 2021-22 में वो होगी 9.2%। 9.2% देश की जीडीपी ग्रोथ होगी। तो उसी को लेकर के यहाँ पे इस न्यूज़ में बताया गया कि किस चीज़ का कितना ग्रोथ हो सकता है, राइट। 2021-22 में जीडीपी ग्रोथ 9.2% होगी, ये कहा है एनएसओ ने, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने कहा है। तो ऐसी कंडीशन में इस न्यूज़ में चर्चा बेसिकली यही है कि अगर जीडीपी ग्रोथ रेट 9.2% होगी तो किस पार्ट का कितना ग्रोथ हो सकता है। मसलन कृषि में जो है 3.9% ग्रोथ होगा, कृषि में 3.9% ग्रोथ होगा, जबकि आप देखिए 2020-21 में कृषि में 3.6 ग्रोथ हुआ था। तो कृषि में 3.6% ग्रोथ हुआ था 2020-21 में, लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर 21-22 में कृषि में 3.9% ग्रोथ होगी। इसी तरह से यहाँ पे बताया गया कि प्रति व्यक्ति आय जो है 2020-21 में वो 1.2 लाख करोड़ रुपये था, 1.2 लाख रुपये था। प्रति व्यक्ति आय भारत में 1.2 लाख रुपये था 2020-21 में, 21-22 में 1.5 लाख करोड़ रुपया होगा। तो कुछ पॉइंट यहाँ पे चर्चा किया गया। घरेलू खपत भी बढ़ेगा इस वर्ष। घरेलू खपत 2021-22 में 48.5 लाख करोड़ रुपया रहने का अनुमान है, जो 2020-21 में 42.2 लाख करोड़ रुपया था। इसी तरह से आप देखेंगे रोजगार सृजन और महंगाई को लेकर के भी चर्चा है कि दिसंबर 2021 में रोजगार दर बढ़ करके 7.91% हो जाएगा। बेसिकली पूरा पूरा डाटा खेल दिया हुआ, इसलिए आप लोग इसे खुद देख लीजिएगा। न्यूज़ ये है, आर्टिकल इस बारे में है कि हमारा जो जीडीपी ग्रोथ होगा वो 9.2% होगा, ये सीएसओ ने कहा, एनएसओ ने कहा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने ये कहा है कि 9.2% ग्रोथ रेट होगा 2021-22 में। तो ऐसे कंडीशन में किस पार्ट में कितना ग्रोथ होगा और क्या हमारे पास चुनौतियां उसको लेकर के यहाँ पर दिया हुआ। जैसे रुपया कमज़ोर हो रहा है, ये हमारे लिए चुनौती है। रोजगार हमारे पास नहीं है, ये चुनौती है। लेकिन कृषि सेक्टर में भारत जो है ग्रोथ आगे बढ़ रही है, 3.6% की जगह 3.9% होगी। उसी तरह से अगर आप देखेंगे कि प्रति व्यक्ति आय जो 1.20 लाख रुपए था, अब जाकर के 1.5 लाख रुपए हो जाएगा। तो कुछ अच्छी पॉइंट है, कुछ हमारे लिए ख़राब पॉइंट है, कुछ सही है, कुछ गलत है। तो इसको बेसिकली यहाँ पे दिया हुआ, इसको आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मुझे आपके साथ डिस्कस करना। बेसिकली अफगानिस्तान तक सहायता पहुंचाने में भारत की मदद के लिए ईरान तैयार। हमें ईरान तक वीट पहुंचाना था, 50,000 टन हम ईरान तक वीट पहुंचाना चाह रहे थे। वीट मतलब गेहूं पहुंचाना चाह रहे थे। हम पाकिस्तान को कह रहे थे कि आप हमें रास्ता दीजिए, बाघा बॉर्डर खोलिए, हम पहुंच जाएंगे अफगानिस्तान, हमारी ट्रक वहाँ पे पहुंच जाएगी। पाकिस्तान के साथ इशू क्या है कि पाकिस्तान एक हमेशा भारत के साथ एक प्रतिद्वंदी के तौर पर भारत को देखता है। तो भारत को पाकिस्तान बोलता था कि ठीक है, हम आपको रास्ता देंगे, लेकिन ट्रक हम अपना भेजेंगे। अब ट्रक अपना भेजेंगे, वहाँ पे भी प्रोपोगंडा होता है बेसिकली। अब जैसे भारत का ट्रक मान लेते हैं यहाँ से अफगानिस्तान जाता है, तो ऐसी कंडीशन में भारत का पूरा हर जगह जो है लोगो रहता, या भारत का तिरंगा हर जगह लगा रहता, हर एक ट्रक पर लगा रहता। लेकिन पाकिस्तान अपना अगर ट्रक भेजता तो पाकिस्तान अपना झंडा लेकर जाता हर जगह। यानी अफगानिस्तान पहुंचता तो अफगानिस्तान के लोगों को में क्या जाती है कि भाई पाकिस्तान हमको मदद दिया। भारत इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। भारत बोल रहा था कि हम अपना ट्रक भेजेंगे ताकि हमारा जो झंडा उंडा है सब कुछ हमारा रहेगा उसमें। पाकिस्तान इस बात को नहीं मान रहा था। पाकिस्तान बोल रहा था कि नहीं, ट्रक हम भेजेंगे, ट्रक आप गेहूँ लोड कीजिए और हम भेज देंगे अफगानिस्तान।
तो सवाल ये होता है कि अगर पाकिस्तान जो है गेहूं को बीच में खा जाता तो हम क्या करते हैं? ऐसा भी तो हो सकता है, पाकिस्तान में इस तरह का करप्शन तो होता ही है कि हमने गेहूं मान लीजिए अफगानिस्तान भेजा, पाकिस्तान बोलता है कि हम अपना ट्रक आपको देते हैं, उसमें लाद दीजिए आप, हम पाकिस्तान अफगानिस्तान तक पहुंचा देंगे। बीच में एक तो काम ये करता है पाकिस्तान कि जितना ट्रक था उस पर उसका झंडा होता ताकि अफगानिस्तान जाए तो एक गुडविल उनका क्रिएट हो। दूसरा ये काम करता है कि बीच में मान लीजिए कुछ टन गेहूं वो रख लेता, मान लेते हैं कि 10,000 टन गेहूं अगर अपने लिए रख लेता तो भारत को कैसे पता चलता? तो इस सब प्रोपेगेंडा होते रहता है। इसलिए फाइनली ईरान के विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री को कॉल किया और बोला कि एक काम कीजिए, चाबहार से आप आ जाइए, यूज करके अफगानिस्तान चले जाइए। अब ईरान का रास्ता देना काफ़ी इंपॉर्टेंट, और इसको 2-3 पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत है। पहला पर्सपेक्टिव ये है कि अगर ईरान रास्ता दे रहा, देखिए ईरान और तालिबान का बनता नहीं है। ईरान पूरा तरह से शिया कंट्री है और तालिबान जो है सुन्नी कंट्री है, तो शिया सुन्नी में उसे भी बनता नहीं है। ईरान तालिबान में बनता नहीं है, बावजूद इसके ईरान भारत को रास्ता देने के लिए तैयार है। उसका एक रीज़न तो सबसे पहले जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि ईरान भारत के साथ गुडविल बनाना चाहता है। ईरान तालिबान के साथ भी कहीं के जोड़ कर रखना चाहता है। भारत के साथ गुडविल ईरान इसलिए बनाना चाहता है कि अभी वियना में अभी ईरान न्यूक्लियर डील को लेकर के बातचीत चल रही है, खास करके अमेरिका के साथ बातचीत चल रही है ईरान की। तो ऐसे कंडीशन में ईरान चाहता है कि भारत कहीं ना कहीं मदद करे ईरान का, कि ताकि जो है ईरान न्यूक्लियर डील अच्छे से साइन हो और उसमें कई सारे ईरान के पॉइंट को भी जोड़ा जा सके। भारत इस रूप में अमेरिका पे दबाव डाले और कुछ न कुछ ईरान के पक्ष में वहाँ पे जुड़वाए, ये बेसिकली ईरान चाहता है। तो इस तरह से अगर व्हीट पहुँचता है, अगर गेहूँ पहुँचता है हमारा तालिबान में, अफगानिस्तान में, तो ऐसे कंडीशन में भारत के लिए भी अच्छा है और ईरान के लिए भी अच्छा है। ईरान भी अपना हित देख रहा है, भारत भी अपना हित देख रहा है। देखिए न्यूज़ का जब बैकग्राउंड आप देख लीजिएगा ना, न्यूज़ को जब समझना आप शुरू कीजिएगा तो मज़ा आपको आना शुरू हो जाएगा कि आखिर हम जो है ईरान हमारी हेल्प क्यों कर रहा, जबकि ईरान तालिबान में नहीं बनता। सही बात है, ईरान का तालिबान से बिल्कुल नहीं बनता है, बावजूद इसके ईरान हमारी मदद क्यों कर रहा है? तो ये इम्पॉर्टेंट होता है। चलिए लौटते हैं हम न्यूज़ पे, क्वेश्चन पे। केरू पनबिजली परियोजना जो कि एक रन ऑफ रिवर परियोजना है। रन ऑफ रिवर क्या होता है? बेसिकली हमारे यहाँ क्या होता है कि जो पनबिजली परियोजना होता है उसके लिए हम डैम बनाते हैं, डैम में पानी रोकते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं बिजली क्रिएट करते हैं। लेकिन केरू बेसिकली ऐसी परियोजना है जो कि हमें पानी रोकने की ज़रूरत नहीं है। रन ऑफ रिवर मतलब कि दौड़ती नदी में, रिवर पे हमें डैम बनाने की ज़रूरत नहीं है, बिना डैम के जो है कहीं ना कहीं हम बिजली क्रिएट करेंगे, तो इसी को रन ऑफ रिवर कहा गया। और ये बेसिकली है चिनाब नदी पे। केरू पनबिजली परियोजना एक रन ऑफ रिवर परियोजना है, टोटल 624 मेगावाट की परियोजना। और ये चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि पाकिस्तान भारत पर लगातार आरोप लगा रहा था कि केरू पनबिजली परियोजना के माध्यम से इंडस ट्रीटी का जो है उल्लंघन कर रहा है भारत। और भारत ने कहा कि हम इस तरीके का कोई उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, इस समझौता का कोई उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। अब सोच के देखिए 1960 से लेकर के वर्तमान तक भारत और पाकिस्तान के बीच में 3 युद्ध हो चुका है, लेकिन आज भी भारत सिंधु जल संधि 1960 को मानता है। चलिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।